ज्योमेट्रिक रेशियो की बात आई। पहले तो ये बताना कि आप 9th क्लास और 10th क्लास में जब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हैं, है ना, तो कौन सा ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। अब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल में या तो साइड्स होती है या एंगल होता है, करेक्ट, या कहें तो साइड्स का रेशियो होता है जिसको आप साइन थीटा कॉस थीटा ये बोलते हैं। कौन सा ट्राइंगल लिया था? एक्यूट एंगल भी होता है, ऑपोजिट भी होता है, राइट भी होता है, क्योंकि आपने एक वर्ड बोला था हाइपोटेनियस बार बार। हाइपोटेनियस होता ही राइट एंगल में। तो जो ज्योमेट्री थी 9th 10th क्लास में वो राइट एंगल ट्राइंगल की थी। सो राइट एंगल ट्राइंगल देखो मैंने ऐसे अलग अलग तरीके से बनाया, आप कैसे भी बना सकते हो, है ना, क्लियर, 90 डिग्री जैसे आपको बनाना होगा। ट्राइंगल में ना 3 साइड होती है, आपको ये बातें बेसिक पता है। लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल। राइट एंगल नहीं, कोई ट्राइंगल की 3 साइड में जो लार्जेस्ट साइड होगी वो अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल। तो बात आती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बोल रहे हैं लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट एंगल कितना होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल पॉसिबल इज 90 डिग्री ओनली। तो भैया हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, इतना तो बेसिक आप सबको पता है। दिस इज हाइपोटेनियस इन दिस इज हाइपोटेनियस इन दिस इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में कोई डाउट नहीं है। जो डाउट है ना बाकी दोनों लाइनें, बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों बाकी की जो दो लाइन है, आप देखो रेस्ट ऑफ द टू लाइंस, both the lines are perpendicular to each other। ऐसे में सवाल उठता है कि which one is said to be perpendicular and which one is base। तो किसी को भी परपेंडिकुलर बोला जा सकता है, किसी को भी बेस बोला जा सकता है। दैट डिपेंड्स कि जो आप रेशियो ले रहे हो ना जिन साइड्स का, वो कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में ले रहे हो। लेट मी राइट सम नेम ए बी एंड सी। मुझे बताना कि मैंने, आपने 10th क्लास में पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ, साइन ए इन दिस, बताइए साइन ए रेशियो बताओ कौन सी साइड का है? नहीं, इससे देख लो परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पढ़ा था ना अपन ने। तो साइन ए जो है, बताओ तो यहाँ कौन सा कर, कोई BC अपॉन AB, बिल्कुल। तो और अब मुझे बताना साइन B क्या है? Now for angle B, this is perpendicular and this is hypotenuse में कोई दिक्कत नहीं। So AC upon AB, clear है भाई? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, थर्ड साइड जो रिमेनिंग साइड होती है ना वो बेस, और अगर आपने ये एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये बेसिक क्लियर है आपको, नो प्रॉब्लम। तो अपने को 9th 10th की ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है ना, 9th 10th की जो पूरी आनी चाहिए। चलो, इसका मतलब आप सभी को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्लियर है कि ये कौन सी साइड को बोलेंगे। क्लियर? ओके। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल में एक अंकल है, उनका बहुत फेमस रिलेशन है, कौन सा? पाइथागोरस। मैंने आपको कहा एक तो सर्किल में और एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता है, e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अपने जब हाइट एंड डिस्टेंसेस करते हैं तो परपेंडिकुलर को हम एक वर्ड बोलते हैं कई बार, एल्टीट्यूड, पता है ना? हाँ, तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, समटाइम्स वी यूज एल्टीट्यूड, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। ओके, तो ये जो रिलेशन है वो आपको काम आता है अगर आउट ऑफ दीज 3 साइड्स इफ एनी 2 साइड्स आर मोर देन थर्ड साइड, यू कैन गेट ऑलवेज, है ना? अब एक और बात आती है कि आपके पास 6 फंक्शन थे, दोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी मैंने सर्कुलर फंक्शन नहीं बोले, 11th क्लास अपनी शुरू होते ही बोलूँगा सर्कुलर फंक्शन। 10th क्लास के हिसाब से बोलूँ तो दोज वर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इन फैक्ट दोज वर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो ही तो थे ना साइड्स के, तो 6 रेशियो थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। और वो आपने पढ़ लिया क्या रेशियो, कौन सी साइड के रेशियो को क्या बोलते हैं, कौन कौन से एंगल के रेशियोज थे आपके 10th क्लास में।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. And the functions were sin, cos and tan. बेसिकली 3 है, बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल है. So you must remember all the values. अब कैसे रिमेंबर तो नहीं होते, एक अरेंजमेंट होता है दिमाग में. एक दिमाग में नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, ये जो नंबर्स लिखे ना, और फिर जब कोई पूछते हैं तो क्या करता है दिमाग, प्रोसेस करता है. करवाओ प्रोसेस करवाता हूँ. पहले चैतन्य का ही नंबर आएगा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा, अब तुम्हारा नंबर आएगा. तुम बताओ भैया कि cosec 60 डिग्री कितना होता है. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, cosec 60 डिग्री. सो आई एम आस्किंग यू cosec 60 डिग्री का वैल्यू बताओ. हाँ, ओके. तो आपने इसको कैसे प्रोसेस किया, कैसे आया ये दिमाग. आपको cosec 60 डिग्री पूछा जाएगा तो cosec नहीं आएगा पिक्चर में, आपको साइन का सोचना. देखो छोटी क्लास में 10th में तो क्या करते थे बच्चे, पहले जाके एग्जाम से जैसी कॉपी मिलती तो पीछे जाके टेबल बना लेते थे, बोला अपना काम हो. मतलब उनको ऐसे रिकॉल नहीं होता, वो देख के करते हैं. पहले शुरू में ऐसा ही होता था. अब आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको पता है. अब मैंने जो मेरा भी जो प्रोसेस करने का तरीका, मुझे cosec 60 डिग्री नहीं आता, मैं sin 60 का उल्टा ही करता हूँ. तो साइन का सबसे ज़्यादा काम होता है, साइन की टेबल. तो वो आपको याद है, sin 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आएगा जब आपके 12th क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट और ये सब आएंगे ना, AC वो साइन ही होता है सारा. फिजिक्स में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होती है, वन इज साइन एंड वन इज कॉस. सेक कॉसेक नहीं यूज होता है ना. तो साइन और कॉस. sin 60 √3/2 उसका उल्टा क्या किया तुमने, 2/. अब चेतन ने बताएगा कि ये वैल्यू क्या 1 के इक्वल है, 1 से स्मॉल है कि 1 से ग्रेटर है. जल्दीबाजी में आंसर मत दो. नंबर देखो, रेशियो देखो, ऊपर वाला न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर देखो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सोच के. तो ना पहले सोच ले एक बात, मैं बोल रहा हूँ जल्दीबाजी में अपने को कभी जवाब नहीं देना है, और घबराना नहीं. कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो लग की बात है. मैं बोल रहा हूँ कि 2/√3. मैं ये जानना चाहता हूँ cosec का वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है. तुझे कोई आंसर 1 से बड़ा है, कैसे डिसीजन लिया. √3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.7 होता है, 1.73. √3 है ना, 1.73. तो ऊपर 2 है न्यूमरेटर में, नीचे 1.73 है. तो हो गया ना 1 से लार्जर. इसलिए बोला क्योंकि जब आप इस बुक में पढ़ रहे हो तो वो ये बोलेगा cosec का वैल्यू आइदर या तो 1 से बड़ा होगा. अगर हम 10th क्लास की बात करें, माइनस बुक बोल ही नहीं रहा, हमारी 10th क्लास में कोई माइनस में था ही नहीं फिगर. तो एक बार चलो प्लस में बात कर लेते हैं. साइन का वैल्यू 0 से 1 तक आया था कि नहीं, sin 0 0, फिर इंक्रीज होता था. आप जरा नेचर समझना, 0 sin 0 0, then comes 1/2, then comes 1/√2, √3/2. कितना हो गया. क्या चीज आपने नोटिस करी, साइन 0 से शुरू होता है, 1 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना. अब जरा cos को देखना, cos 0 1, then √3/2, then 1/√2, then 1/2, and then finally continuously decrease हो रहा है कि 10 का वैल्यू. अब 10 is the ratio of sin upon cos. So numerator is increasing and denominator is decreasing. That means the whole quantity is increasing. Denominator decrease हो रहा है ना इसका डिवाइड. So अगर आप आगे जाओगे तो whole quantity is increasing. So 0/1 is 1/square root of 3. This is 1. This is square root of 3. And finally, okay, infinite, which is not measurable, but you can say not defined. As a function, we say not defined. But it is a very large ratio. अब आप देखो क्या देख रहे हो, 10 का वैल्यू देखो, साइन और कॉस का वैल्यू कभी 1 से ऊपर नहीं जाता. साइन और कॉस का वैल्यू कभी 1 से ऊपर नहीं जाता. क्यों नहीं जाता. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
तो डिनोमिनेटर से बड़ा कैसे हो सकता है परफेक्ट, मतलब ऊपर वाला 1 से छोटा ही होएगा ना। मैं बोल रहा हूँ बुक को समझना है तो समझना वो क्या बोल रहा है। अभी हम जब फंक्शन बोलते हैं ना तो एक होता है फंक्शन की रेंज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं वैसे रेंज। तो डॉक्टर्स किसकी रेंज बोलते हैं, अरे इस बीमारी चल रही है ना कोविड, तो बोलेंगे कि साहब है ना ये इसका इतना टाइम पीरियड होता है, इतने टाइम पीरियड में रिकवरी हो सकती है ना, ये सब बातें करते हैं ना। तो वही टेक्निकल बातें जब किसी मशीन की होगी तो एक वर्ड आएगा रेंज। तो आप यहाँ पर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल रहे हो तो हाइपोटेन्यूस से बड़ा होगा ही नहीं, तो 1 से बड़ा जाएगा ही नहीं ना। आप एक बात बताओ, कोई स्टूडेंट मुझे बोले सर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करें साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, 1 होने का मतलब तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के बराबर हो गया। ड्राइंग को देखना, फिजिक्स का कंसेप्ट समझिए। हाँ भैया सभी लोग, ये है थीटा, अभी परपेंडिकुलर कितना है ये, और हाइपोटेन्यूस कितना है दिस वन। तो let us say this is x, this is y. So sin theta is equal to x upon y. Now if मेरी जो eyes है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन, अब अगर मैं और ऊपर देखने लग जाऊँ, ओके मैं खड़ा होना देखना है, ये हॉरिजन है मतलब ये हॉरिजॉन्टली देख रहा हूँ, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, ओके स्लाइड, अब मैं और ऐसे देख रहा हूँ। अब मान लो आप वहाँ गए हो फतेहपुर सीकरी, देखा क्या फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा देखा नहीं देखा, ताजमहल से मतलब आगरा जाते हैं ना, आगरा रूट पे जयपुर से आगरा जाते हैं तो बीच में फतेहपुर सीकरी आता है, बुलंद दरवाजा सुना तो है ना। तो वो क्या है कि उसके आगे इतनी जगह नहीं, इधर की तरफ खाई है, इतनी जगह नहीं कि आप एक सिंगल ग्लांस में पूरा गेट देख लो उस दरवाजे की, आपको गेट ऐसे देखना पड़ेगा, करेक्ट है। और अगर आप उसकी स्नैप लोगे ना तो आपसे नहीं जाएगी, वहाँ कोई आदमी मिलेंगे ना लोकल गाइड टूरिस्ट को जो मैनेज करते हैं, वो बताएंगे आपको तरीका कि इसका पूरा फोटो कैसे लेना। आप भी ले सकते हो, दिमाग लगाओगे। पर मेरे कहने का मतलब ये जरा ये देखना ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर देख रहे हो तो इधर देखो, फिजिक्स में कंसेप्ट यूज, जैसे जैसे आप ऊपर देख रहे हो ये एंगल बढ़ रहा है, ओके थीटा इज इंक्रीजिंग, और ऊपर देख रहे हो थीटा इज इंक्रीजिंग। सो डेफिनेटली देखो ये तो इससे बड़ा ही रहेगा, लेकिन अब मान लो कि बहुत ऊपर देख रहे हो, जब आप बहुत दूर तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इफ दिस पॉइंट इज हियर, तब तो इसमें डिफरेंस एप्रिशिएबल है ना। लेकिन अगर आप बहुत ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, ये हो गया, समझ रहे हो क्या बात। तब एक अप्रोक्सीमेटली वन, यानी कि वो मैक्सिमम जो वन आना है ना, वो एक मैक्सिमम केस है, मैक्सिमम केस, एंड वो तब हो जाता है फिजिक्स में जब आपकी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना, तब ये और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगी। आपको भी पता है ये 2 पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से देखें है ना, अभी यहाँ तो आप अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस बराबर कर, तो ये आपको पता चल गया कि साइन का वैल्यू 1 से ऊपर तो नहीं जा सकता, और कॉस का वैल्यू भी हाइपोई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 से ऊपर। अब आता है tan का वैल्यू, tan का वैल्यू एक बात सोचो खुद दिमाग से, क्योंकि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, दो तरीके होते हैं पढ़ने के, एक तो रट रखा है याद कर रखा है, एक अपने को तो tan का पता ही है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस भी तो बड़ा हो सकता है और बेस छोटा भी हो सकता है परपेंडिकुलर से, और बेस बराबर भी हो सकता है परपेंडिकुलर के, आइसोसेलेस बिल्कुल। ये देखो सपोज दिस इज, अब आप बताओ ये बराबर भी तो हो सकता है, तो आप बताओ tan थीटा का वैल्यू 1 क्यों नहीं आएगा, आ सकता है 45 डिग्री है, 45 डिग्री होते देखो 1 आगे नहीं। अच्छा अगर हम इधर की बात कर रहे हैं 60 डिग्री है, तो अभी सपोज करो बेटा कि ये 60 डिग्री है, सपोज इसको हटा दूं यहाँ से, तो ये कितना हो गया, तो 30 डिग्री के सामने स्मॉल एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल एस और इसके सामने वाली कैपिटल एस। अब मैंने आपको पूछा tan 60 डिग्री बताओ, तो आपने कहा कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस, दिस इज ग्रेटर देन 1 हो गया क्यों, मतलब ये बड़ी होगी ना साइड, ये छोटी होगी। और अगर मैं tan 30 की बात करूंगा तो आप बोलोगे स्मॉल एस
मतलब 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। नाउ सपोज यहीं पे आते हैं, ये जा रहा है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 89 डिग्री, कितना चलेगा भैया? अगर ये 89 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 डिग्री। तो 89 डिग्री, अगर ये 89 डिग्री हो रहा है तो ये बहुत बड़ा हो रहा है। इट इज रीचिंग टू इनफाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज। तब क्या हो जाएगा? अगर वो 90 की तरफ जा रहा है तो 10 90 इज इनफाइनाइट। और अगर मान लो ये एंगल छोटा हो रहा है, सपोज वी आर कमिंग लाइक दिस, तो ये इतना छोटा हो गया तो 0 इज द स्मॉलेस्ट साइज। नाउ सपोज 0 नहीं बोल रहे, 0.1 बोल रहे हैं, 0.001 बोल रहे हैं, इतना छोटा है, ये एंगल इतना छोटा हो जाए कि ये हो गया 0.001। नाउ सपोज दिस इज 10 या दिस इज 100। और अगर हम अर्थवर्ड की बात करते हैं ना, स्टार को देखते तो कितने किलोमीटर है वो, तो ये अपनी इसकी साइज क्या मिलेगी? कुछ मिलेगी नहीं ना। तो अब सपोज दिस अपॉन दिस, तो क्या आएगा भाई? 0। तो 10 का वैल्यू है ना, अगर हम 10th क्लास के हिसाब से देखें तो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये अपने दिमाग में बसा लो कि 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना? साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझ लो बात। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे देखो मैंने लिखा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, नाउ आई एम राइटिंग sin x। अब x एंड y आर वेरिएबल, बोथ आर चेंजिंग, पर रूल क्या है? रूल है साइन। ये रूल हो गया, जैसे कि आपने y इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखा, ये फंक्शन हो गया स्क्वायर फंक्शन। नाउ x और y का चेंज देखो, x 1 y 1 2 तो 4 3 तो 9 4 तो 16। As x change, y is changing। अगर ये टेबल कोई मुझे बोलेगा तो मैं बोलूँगा y definitely y is changing with respect to x, but the relation is square। और अगर मान लो ये होगा 1 8 27, relation is 2, यानी it depends on the x2। Now if something the quantity increasing and then decreasing and then increasing and then decreasing, it's something like this, the relation is sin x। इस दुनिया में क्या अलग अलग रूल है, चीजें बदलती है, वन थिंग डिपेंड्स अपॉन अदर, पर रूल्स अलग अलग लगते हैं। तो sin x वो रूल हो गया कि 0 से 1 जा रहा है, फिर 1 से 0 आ रहा है, फिर -1 जा रहा है, फिर वापस ऐसा होएगा साइन। अगर हम केवल 10th क्लास का ग्राफ बनाएं, ये देखो इधर 10th क्लास का ग्राफ बनाते हैं, दिस इज 0, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 1। ओके, नाउ 0 पे 0, 1 पे 1, 45 पे 1 अपॉन √2, तो इसका ग्राफ ऐसा जाएगा कि नहीं? तो मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि साइन का वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीजिंग, साइन इंक्रीजिंग, 10 इंक्रीजिंग, कॉस डिक्रीजिंग। अब एक बात बताना, साइन इंक्रीजिंग है और साइन का रेसिप्रोकल कौन है? तो कॉस से क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री में। अगर साइन अभी उल्टा हो गया ना, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया, तो कॉस डिक्रीजिंग हो जाएगा। और कॉस डिक्रीजिंग है तो सेक, और अगर 10 इंक्रीजिंग है तो कॉट। इस तरह से पढ़ लेंगे, सुखी रहोगे। मतलब जोर कम पड़ेगा ना, पढ़ने में मजा आएगा, फंक्शन को समझना है। ऐसे मतलब कोई टेबल याद करना है, ये नहीं बोल रहा मैं कि मैंने लिख दिया ये याद करो, इसका वैल्यू इतने से इतना होता है, ये याद करो ये इंक्रीजिंग होता है। समझ में आया है? थोड़ा समझा करो क्या रेशियो है, कौन सी चीज़ क्यों इंक्रीज हो रही है। अब ये सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। लग ही रहा है ना कि उसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। लग ही रहा है कि उसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। कैसे हो सकता है बताओ 1 से छोटा? सेक थीटा एंड कोसेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? सर हो सकते हैं, वही वाला केस। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है ना। तो आप बताओ जब साइन और कॉस 1 होंगे, समझ में आया? तो सेक और कोसेक का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ? जो साइन और कॉस का सर मैक्सिमम वैल्यू हुआ। जो साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो सेक और कोसेक का। तो अब हमें ध्यान रखना कि वो जो 1 आ रहा है ना वो लोअर लिमिट हो गई। और अगर मान लो कि जब वो 1 से छोटा था, कौन? कॉस या साइन, तो सेक और कोसेक कैसे हो जाएंगे? 1 से बड़े हो जाएंगे। सो सेक का वैल्यू अगर देखो मुझे कोई बोलेगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये -1 और ये +1, अभी +1 की तरफ की बात करते हैं। आप बोलोगे सर ये तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, इससे बड़ा होगा, यहाँ बदल हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। और 0 तो बिल्कुल बात ही मत करना, सेक और कोसेक कभी 0 नहीं।
साइन और कॉस 0। ठीक है, तो ये सब बातें थी 10th क्लास के हिसाब से। आगे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 10th में इसके बाद में जो आपने टेबल पढ़ी थी, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आइडेंटिटी नंबर 1, रेशियो आइडेंटिटी। रेशियो आइडेंटिटी इज रेशियो ऑफ लाइक tan theta is equal to ratio sin upon cos, tan theta sin upon cos theta, cos theta cos upon sin theta, that is the ratio identity. Then comes reciprocal identity. Reciprocal identity is cosec theta is equal to 1 upon sin theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cot theta is equal to 1 upon. So if I say tan theta into cot theta, that is always 1. वही सेम है, एक चीज को कैसे लिख लो, अगर आपने sec is equal to 1 upon cos बोला तो cos is equal to 1 upon sec। रेसिप्रोकल रिलेशन सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक होता है। तो ठीक है, अब ये तो बात हुई रेशियो आइडेंटिटी एंड रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तीसरा है पाइथागोरियस या पाइथागोरियन आइडेंटिटी। इस पर बेस्ड है, एक बार दोनों तरफ h² का डिवाइड कर दो तो एक रिलेशन आ जाएगा, एक बार दोनों तरफ p² का डिवाइड कर दो दूसरा रिलेशन आ जाएगा, एक बार दोनों तरफ b² का डिवाइड कर दो। When two things are equal, dividing by the same quantity does not change the relation of equality। जब दो चीजें, इक्वलिटी का रूल है ना, तो आपने एक बार p² का डिवाइड किया तो p² 1 upon p² 1, b² upon p² is cot square and this is cosec square। तो आपको क्या मिल गया, 1 plus cot square is equal to। हाँ, तो वो तीन रिलेशन कहाँ से आए? अरे आए तो इस पाइथागोरस जो अंतर की नीति से ही आए ना। तो ये यहाँ तक कर लिया, 10 तक भैया मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, ये जो मैं यहाँ पे से sin 60 निकाल रहा हूँ, यहाँ से sin 60 निकाला, ठीक है, वैल्यू आपको पता होगा, और यहाँ से cos 30 निकाला, बराबर ही होंगे कि नहीं? तो आपने पढ़ा होगा sin 90 minus theta cos theta, ये भी तो 10th में पढ़ा है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ 10th क्लास तक लास्ट जो फार्मूला बोला ना मैंने अभी, sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, sin cos में बदलता है, cos sin में बदलता है, tan किस में बदलता है, cot में, cot किस में बदलता है, और sec किस में बदलेगा, और cosec किस में बदलेगा। तो एक बात बताऊँ, या तो को लगेगा CO या को हटेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, sin 1 डिग्री इज इक्वल टू cos 89 डिग्री, है ना। जब तक तुम को ऐसी sin और cos में कोई भी चीजें लिख दो, दोनों का सम अगर आपका 90 डिग्री, अरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसका, sin और कोसाइन, पूरा नाम sin। और आर्यभट्ट ने दिया था इंडिया में फर्स्ट, अगर अपनी हिस्ट्री देखें तो सैटेलाइट जिसका ना उसने सबसे पहले साइन की टेबल बनाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, सीकेंट कोसीकेंट, टेंजेंट कोटेंजेंट। तो शॉर्ट में तीन रिलेटरी लिए, तो टेन का कोटेंजेंट कॉट हो गया, सेक का कोसेक हो गया, साइन कोसाइन हो गया। साइन अगर चेंज होएगा ना ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में। या तो वो लगता है या को हटता है। ओके, तब सर जी 90 डिग्री वाले फार्मूले पे sin 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें भी बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है अपना क्लास 11 का काम। एक चीज और बता रहा हूँ, 10 तक आपने जब भी एंगल को लिखा डिग्री में लिखा, लेकिन 10th के बाद 11th में आते ही आप डिग्री सिस्टम छोड़ देना, रेडियन सिस्टम में आ जाना। रेडियन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर सिस्टम, बिकॉज रेडियन हमने सर्किल को डिफाइन किया, सेंट्रल एंगल को डिफाइन किया, आर्क जो की है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो वहां से निकला हुआ, तो उसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और जब अगर आपका साइन एक्स में एक्स अगर रेडियन में है तो उसको सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। अभी तक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे थे, सर्कुलर फंक्शन बोल, अगर कोई आदमी सर्कुलर फंक्शन बोल रहा है, इसका मतलब जो एंगल है वो डिग्री में नहीं है, रेडियन में। ओके, तो 11th क्लास में आते ही मैं बैठा रहा हूँ, इतनी देर आप ये सोचो कि इसका मतलब है कि सर बोलेंगे कि डिग्री को रेडियन में बदलना आना चाहिए। करेक्ट बोल रहा हूँ भैया एकदम। आप जब तक ये सोच लो, मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, 90 डिग्री से ऊपर चलेंगे। भाई अपने को साइन 90 आता है, अब जरूरत पड़ गई साइन 150 डिग्री की, यानी एंगल हो गया 90 से बड़ा। फिर आपको जाना पड़ेगा
240 डिग्री भी, 270 डिग्री भी, 300 डिग्री भी, अरे भैया 540 भी जा सकते हो, 1140 साइन 1140 डिग्री भी जा सकते हो। तो इसका मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये आपका इनिशियल डायरेक्शन हो गया। अब इस लाइन को अपने रोटेट कर रहे हैं, चैतन्य मैं ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूँ। दिस इज द लाइन, मैं ये पॉइंट हो गया, अबाउट दिस पॉइंट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूँ। बताना एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। और अगर मैं इस लाइन को इनिशियल डायरेक्शन से ऐसे रोटेशन दूंगा तो एंगल कैसा होगा? ये क्लियर है, क्लियर है ना? तो भैया देखो ये लाइन ऐसे रोटेट हो रही है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ओके। सो दिस एंगल इज इंक्रीजिंग लाइक दिस। ये एंगल पहले इतना था, फिर एंगल इतना हो गया, फिर एंगल इतना हो गया। सो दिस एंगल इज इंक्रीजिंग। नाउ अब मुझे एक चीज यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ये बना लिया आपने, बना लिया। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना डिग्री हो गया भाई? 0 डिग्री, है ना? ये कितना हो गया? अभी इधर आ जाओ, ये कितना हो गया? चलो आगे चलो, और ये कितना हो गया? 270। और ये कंप्लीट, ये कितना हो गया? एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। अभी हम इतना ही बात कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 360 डिग्री।